अरे रुको 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 रुको, ये वही क्लास है जिसका आपको साल भर से इंतजार था। ये वही क्लास है जिससे भैया आपका बेड़ा पार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आप सभी के लिए, आप सभी दोस्तों के लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें 100% की पिचकारी पड़ने वाली है आप लोग को। मतलब वो टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज पिक होने वाले हैं, वो टॉपिक लेके आया हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जल्दी से लाइक कर दीजिए हमारा वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो मेरी गारंटी है कि आपको बेस थ्योरम अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बेस थ्योरम की। आप लोगों को पता है कि कंडीशनल थ्योरम और बेस थ्योरम हमारा बिल्कुल सेम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को रिलेट करके दिखाऊंगा कि बेस थ्योरम कैसे कंडीशनल थ्योरम से ही बना होता है। वैसे तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी भी देखी होगी और आपने ये चीज मैच करी होगी कि अगर एक क्वेश्चन आपके सामने है तो उस क्वेश्चन को हम टोटल प्रोबेबिलिटी से करेंगे, उस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो वो बन जाएगा आपका कंडीशनल का, और कंडीशनल में हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो वो बन जाएगा बेस का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंजेस लाकर उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स बिगिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपको एक बात बहुत अच्छे समझ में आती होगी कि दोस्तों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास दो इवेंट हैं, इवेंट ए, इवेंट बी। इवेंट ए तभी होगा जब इवेंट बी हो चुका रहेगा। अगर ये नहीं अगर करेगा, बी अगर नहीं करेगा, तो इवेंट ए भी अगर नहीं करेगा। ये तो वही बात हो गई जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप 95% स्कोर कर लोगे, पक्का कर लोगे, लेकिन तब करोगे जब आप 5 घंटे हर रोज पढ़ाई करोगे। मतलब अगर 5 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे तो 95% भी स्कोर नहीं करोगे। 100% आप नंबर ले आओगे, लेकिन कब लेके आओगे? जब आप 7 घंटे हर रोज पढ़ाई करोगे। 7 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे तो 100% मार्क्स भी नहीं लेके आप आओगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी के अलग अलग फॉर्म में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आगे बढ़े यहां पर बोला कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि ए और बी में भी ए तब अकर करेगा जब बी ऑलरेडी हो जाएगा। और इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसा होता है, ए और यहां पे जो आपको स्लैश दिख रहा है, वी कॉल इट ए आफ्टर बी। हाउ डू वी रीड दिस? ए आफ्टर बी। मतलब ए पहले दिया है ना, तो ए तभी होगा जब बी हो चुका रहेगा। वी कॉल इट ए आफ्टर बी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे, पहले तो ये समझाओ। आप इस पे टेंशन मत लो, फॉर्मूला कैसे आया हम आपके साथ ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 dice are thrown simultaneously or sum of the numbers obtained is found to be 7. Now what is the probability that number has 3 appeared at least once? मतलब ये बात वो कर रहा है कि भाई ए इवेंट होगा, लेकिन कब होगा? जब बी ऑलरेडी हो चुका रहेगा। आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज 3, राइट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन उसमें ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वंस जो है 3 आ चुका है, ऑलरेडी ये इवेंट अगर हो चुका है। मतलब ए इवेंट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन बी, ए आफ्टर बी। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, राइट। ए आफ्टर बी मतलब बी ऑलरेडी हो चुका है, और अगर बी ऑलरेडी हो चुका है इसका मतलब यह है तब ए की होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन अगर बी नहीं हुआ होगा तो ए भी नहीं होगा, यह हमें समझना है, ठीक है। मूविंग अहेड, तो सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं यहां पे। तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि भैया अगर 2 आपके डाइस जो है थ्रो किए गए हैं तो टोटल 36 इसके आउटकम आएंगे। अब 36 इसके आउटकम आएंगे तो आपको पता है कि भैया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरह के आएंगे। अब ऐसे केस में 36 में से अगर हमें निकालना है कि भैया ए हमारा ऐसा बोलता है जिसमें कि 3 जो है एक बार आ चुका है, तो उन 36 आउटकम में से कौन कौन से होंगे कि 3 जिसे पहली बार आया हो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि ये
3 किसी भी एक केस में आ गया हो तो देन 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 ये सारे केस लेंगे। अब दूसरा ये बोल रहा है कि भैया इसका जो सम है वो 7 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए? 7। अब पूरे के पूरे 36 आउटकम में सम जो है 7 वो कितनी बार आएगा? सम जो है 7 कितनी बार आएगा? 1 6 3 4 4 3 5 2 ये इतनी बार आएगा ना। तो आप लोग इसको एक बार नोट करो और उसके बाद इसका आंसर निकालो। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो अब आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया? ये 11 एलिमेंट है तो 11 में 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया? 6 में 36। और आपने उसको निकाला यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि जब आपके पास ये बोल रहा है कि 3 आपका कहीं ना कहीं आया होगा, इसका मतलब ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन निकाला तो आपको समझ में आया कि इन दोनों में से सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको सेम वैल्यू मिलती है। तो वो दो एलिमेंट जो है हम लोग को लेने पड़ेंगे। तो 2 बाय आपका 36 आ गया, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको ये समझना है कि हम लोग दो प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालने वाले हैं। पहली प्रोबेबिलिटी यहां पर यह निकाली जाएगी कि भाई ए इंटरसेक्शन बी मतलब आपके पास इन दो की क्या कंडीशन है। तो आपने बोला 2 बाय 36 और फिर निकाली जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 2 बाय 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब आपने देखा यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 तो 6 थे। तो 6 बाय 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपने यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगाया, आपने सिर्फ दो बार निकाली चीजें। एक आपने निकाली यहाँ पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि अपने आप आ गया था आपका 2 बाय 36। और फिर आपने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिसकी वैल्यू आई थी 6 बाय 36 और आपने दोनों को डिवाइड कर दिया। 36 कैंसिल आ गया, राइट। तो आपके पास जो आंसर है दैट इज 2 बाय 6 दैट इज 1 बाय 3, राइट। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द आंसर। फॉर्मूला आपका कोई नया नहीं था, इसमें फॉर्मूला हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का था जो हमने ग्रेड 10 में यूज़ किया है पहले भी। वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज़ हुआ है, कोई अलग कोई बदलाव नहीं आया है। बस इसी को हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नाम दे दिया क्योंकि यहाँ पर दो इवेंट साथ में अकर हो रहे हैं। मूविंग अहेड, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। द फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन गिवन दैट 1 चिल्ड्रन इज अ बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज ऑल्सो अ बॉय। तो भाई यहाँ पर आपके कौन सी कंडीशन बन रही है? यहाँ पे आपको पता है कि या तो बॉय बॉय बनेगा, या गर्ल गर्ल, या गर्ल बॉय, या बॉय गर्ल। क्लियर है? ये 4 ऑप्शन है। अब आपने बोला कि 2 चिल्ड्रन हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चिल्ड्रन इज ऑल्सो अ बॉय। बॉय आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, बॉय आने की निकालनी है कि दूसरा भी बॉय हो। तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये कंडीशन बनती है, सिर्फ एक कंडीशन बनती है। अब इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के केस में, 2 के केस में किस तरह से लेंगे एक बार देख लेते हैं। कि सबसे पहले आपने देखा कि बी मतलब बॉय बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहला भी बॉय दूसरा ही बॉय। तो ये हमारी क्या बन गई? ए इंटरसेक्शन बी। ये बन गई हमारी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1 बाय 4 क्योंकि सिर्फ बी बन रहा है, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ एक बॉय आए क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या था? पहला वाला बॉय। तो अगर एक बॉय है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आपका बॉय जो है 2 बार बनता है, वो तो 3 बार बनता है इनफैक्ट। जी के केस के अलावा तीनों केस बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, 3 बाय 4 बनता है। अब आपने एक बार प्रोबेबिलिटी निकाली इसकी इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। तो आपका आंसर जो रहेगा वो ऑब्वियसली 1 बाय 4, 3 बाय 4 और आपका आंसर जो रहेगा 1 बाय 3 रहेगा, जिस तरह से यहाँ लिख दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। फटाफट एक सवाल और बचा हुआ है, जल्दी सॉल्व करिए। सपोज दैट द टेस्ट ऑफ HIV इज 99% एक्यूरेट, राइट, in both directions and 0.3% on the population of HIV. If someone tests positive, what is the probability that actually are HIV positive? बताइए भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है, सोचिए कैसे करेंगे। और मुझे इसमें चैट बॉक्स में आंसर चाहिए दोस्त, फटाफट जल्दी।
चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, बी क्विक। क्या रहेगा आंसर? जल्दी बोलिए, बी क्विक। एनीवन विद करेक्ट आंसर? देखिए जरा फटाफट कि अगर आपने बोला कि डी एक इवेंट है, राइट, अगर डी एक इवेंट है जिसमें पर्सन का हम लोग HIV टेस्ट निकाल रहे हैं, और टी एक इवेंट है जिसमें पर्सन का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, कहानी वही है, बिल्कुल सिंपल चलेगी। तो आपने पहले निकाला कि भैया टेस्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है और पर्सन का टेस्ट हो रहा है, तो आपने देखा 99% टेस्ट है और 0.3 क्या है? पॉजिटिव का। तो 99% एक्यूरेसी का और 0.3 हमारा पॉजिटिव आने का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड में टोटल क्या आएगा हमारा? टोटल ये आएगा हमारा कि भाई 0.99 जो है वो हमारा टेस्ट जो एक्यूरेट निकले और पॉजिटिव आए, या फिर नॉन एक्यूरेट निकले और नेगेटिव आए। यस और नो? हमारे पास दो कंडीशन क्या बनती हैं? कि या तो हमारा टेस्ट एक्यूरेट निकले और पॉजिटिव आए, या फिर नॉन एक्यूरेट निकले और नेगेटिव आए। तो पॉजिटिव आने का केस अगर आपका 0.03 है तो नेगेटिव आने का केस क्या है? 0.997। सिमिलरली अगर एक्यूरेट आने की पॉसिबिलिटी आपकी 0.99 है तो नेगेटिव आने की मतलब नॉन एक्यूरेट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.01। So this is how we calculate the answer, right? So this is how we understand that what is the meaning of probability में conditional probability। अब आपने पहले पढ़ी थी total probability theorem। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को थोड़ा सा आपने कॉम्प्लिकेट किया तो वो बन गई कंडीशनल, क्योंकि आपने क्या किया कि आपने पहले बोला कि एक प्रोबेबिलिटी हुई है, लेकिन आपने जब कंडीशनल लगाई तो आपने ये फिक्स कर दिया कि ये प्रोबेबिलिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये हो चुका रहेगा। ठीक है, अब इसी में हल्का सा ट्विस्ट मारेंगे तो वो बन जाएगी बेस थ्योरम। आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं कि अगर आपने बोला कि ए और बी दो आपके बैग हैं, उन दो बैग में आपने डाल रखी हैं बॉल्स अलग अलग कलर की। आपने अभी तक टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या किया था? आपने इससे निकालो बॉल, इससे निकालो, ये किया था। कंडीशन में क्या किया था कि ए की निकल जाएगी तभी बी की निकलेगी। अब बेस थ्योरम का सवाल कैसे बनेगा? ये कि दो बैग हैं, आपको रेड इससे भी निकालनी है, रेड इससे भी निकालनी है, तो 1/2 चूज करेंगे आप, वो करेंगे। लेकिन बेस थ्योरम के टाइम पे वो आपसे बोल देगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इफ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम फर्स्ट बैग ओनली या बैग ए ओनली। ये दे देगा वो आपसे, एक कंडीशन दे देगा कि पक्की बात है कि बैग ए से ही बॉल निकली है, राइट। तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहीं तक था। अब आगे बेस थ्योरम के लिए हम मिलेंगे कल या परसों, लेकिन आपको ये वीडियो शेयर करते रहना है क्योंकि मैं आपके लिए कंप्लीट सीरीज लेके आने वाला हूँ अप्लाइड मैथ्स की और कोर मैथ्स की। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। दोबारा मुलाकात करेंगे, बाय बाय।